क्लास 12th वेलकम। मैं हिमांशु प्रकाश और हम लोग जो लास्ट लेक्चर में अपनी बात कर रहे थे वो थी कि जेनेटिक्स और एवोल्यूशन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने देखा था ना कि जो जेनेटिक्स है वो कैसे ट्रांसफ़र चीज़ें हो रही हैं। कहा था ना कि कैसे हम देख के पहचानते हैं कि अरे बेटा आप तो इनके बच्चे हो, ठीक है। मतलब क्या है कि और फिर चेंजेस भी देख रहे हैं, कहते हैं ना वेरिएशन हैं, सिमिलरिटीज़ हैं पहचानने के लिए। मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए या तो वेरिएशन है या सिमिलरिटीज़ है, इन दोनों पर पहचान डिपेंड करती है। अब जो फिर मैंने देखा था कि बात कर रहे थे कि मेंडल ने एक 1965 में एक लेटर लिखा, 1865 में सॉरी, एक लेटर लिखा कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं जिनके बेस पर मैं कह रहा हूँ कि करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो वेरिएशन हैं वो आ क्यों रहे हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा था कि बेचारे ऐसे अनलकी साइंटिस्ट रहे कि उन्होंने इतना कुछ कहा फिर भी उनकी बात को किसी ने गौर नहीं किया, माना नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पर कुछ और ही थीम चल रही थी जिसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। थीम कौन सी चल रही थी, फिलहाल हमको ये समझना है कि उन्होंने 1865 में कोशिश की कि हम चीज़ों को पहचानें, हम ये पहचान करें, ये सोचने पर मजबूर हो कि किस तरह से चीज़ें एक ऑफस्प्रिंग से में जाती हैं, कैसे वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को उन्होंने बताने की कोशिश की। अब सोचो, क्या मेंडल से पहले हमको ये पता ही नहीं था कि चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं? हो सकता है ऐसा कि हम मेंडल से पहले किसी ने सोचा ही ना हो? बिल्कुल नहीं, सोचा है, लेकिन उनकी सोच वो दुनिया को नहीं बता पाए। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट रहे जिन्होंने सोचा कि ऐसा होता होगा, लेकिन वो उस सोच को बताने में कामयाब नहीं हुए। जैसे हम बहुत सालों से राजा महाराजाओं के ज़माने से देखते हैं कि उन्हें वो वैरायटी लो जिससे फूड का प्रोडक्शन बढ़े। अब तो हम वैरायटीज़ बनाते हैं फूड के प्रोडक्शन के लिए, जैसे हमने एग्स बनाने के लिए फैक्ट्री, पोल्ट्री फार्म खोल दिया वगैरह वगैरह। लेकिन क्या पहले पोल्ट्री फार्म ऐसे वगैरह हुआ करते थे, डेयरी वगैरह हुआ करती थी? लोग अपने घर पर ही प्रोडक्ट के लिए गाय भैंस मुर्गियाँ सब पाला करते थे, लेकिन उनमें भी एक कॉन्सेप्ट था अच्छी वैरायटी। मतलब हम जो खाना खाएंगे वो बढ़िया वैरायटी का खाएंगे, जो चीज़ों को ग्रो करेंगे वो अच्छी वैरायटी की चीज़ों को ग्रो करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट उनका भी था। मतलब ये काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है कि वैरायटीज़ मैटर करती हैं, सिमिलरिटीज़। अच्छी चीज़ें हमको चाहिए, हमको बुरी चीज़ नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ हमको चाहिए, बुरी चीज़ नहीं चाहिए। अब उसी अच्छी चीज़ को सोचने के लिए बहुत टाइम पहले से ये सब चला रहा है कि बढ़िया चीज़ कहाँ से हमको मिलेगी। जैसे अब अपने एनसीईआरटी के एक पेज पर आइए, ठीक है। एनसीईआरटी के पेज है, इसमें लिखा हुआ है ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। यानी 800 से 1000 BC पहले भी लोग ऐसा मानते थे कि हमारे जो वेरिएशंस हैं, जो वेरिएशन के कारण हैं, उनका राज कहाँ छुपा हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी कि जब तक दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स नहीं मिलेंगे तब तक वेरिएशन कॉज नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा दे एक्सप्लेन द वेरिएशन that every naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organism that possessed desirable character। और इसके अलावा जो वेरिएशन हैं उनको हम अगर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स दें तब भी ला सकते हैं। यानी सिमिलरिटीज़ लाने के लिए नहीं, वेरिएशन हम डिज़ायर्ड करेक्टर देकर, डिज़ायर्ड करेक्टर मतलब जो हम चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये मुर्गी पीला अंडा दे तो मुझे उसमें वो करेक्टर डालने होंगे जो अंडे के कलर को पीला करते हो, ठीक है। जैसे एक बात बता देता हूँ, जैसे हमारी स्किन का ही कलर है, ठीक है, ये डिपेंड करता है मेलानिन पर। एक हमारा केमिकल है मेलानिन, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमको चाहिए हमारी स्किन का कलर डार्क हो
क्या देना पड़ेगा, मेलानिन, यानी हमारी बॉडी में अगर हम मेलानिन केमिकल बढ़ा दें तो डार्क हो जाएगी। डिज़ायरेबल करेक्टर, ठीक है, जो हमको चाहिए वो करेक्टर हमको देना पड़ेगा, यही एनसीईआरटी बोल रही है। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नो इंडियन ब्रीड्स साहिवाल काउ इन पंजाब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, डोमेस्टिकेशन किया काउज का, हमने काउज को पाला और उन काउज में भी कौन सी काउज को पाला, वाइल्ड काउ साहिवाल, क्योंकि वो वाइल्ड काउ है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट की वैरायटी है उसकी, हमने उसको पाला, वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, तो हमने उसको ब्रीड किया, हमने उसको क्रॉस किया एक ऐसे काउ से, डोमेस्टिक काउ से वाइल्ड काउ को, जिसके पास डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस भी है, मतलब ऑप्शन है, हम डोमेस्टिक पाल सकते हैं, जंगली गाय को हम नहीं पाल सकते, वाइल्ड काउ को नहीं पालते। देखा किसने वाइल्ड काउ को पालते हुए, खेतों में घुस जाती, कुछ भी खाती है, मारती है, लेकिन डोमेस्टिक काउ जो है, जो हम पालते हैं, वो नहीं मारती, वो हमको मिल्क प्रोवाइड कराती है। तो हमने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, हमने वाइल्ड काउ और डोमेस्टिक काउ के कॉम्बिनेशन से एक काउ बनाई साहिवाल, जो कि पंजाब में बहुत फेमस है। हमने देखा है ना, पंजाब मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, यूपी भी मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन पंजाब ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाया कि हम ऐसे काउस को पालेंगे जो मिल्क हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि हमारा जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो पाए, ठीक है। तो हमने ये करा। इसके अलावा जो साहिवाल ब्रीड की कैटल है, साहिवाल इज़ ए ब्रीड ऑफ कैटल, है क्या ये, एक कैटल की ब्रीड है विच प्राइमरली यूज इन डेयरी प्रोडक्शन, जो कि प्राइमरली डेयरी प्रोडक्शन में यूज़ होती है, यानी साहिवाल काउ हम डेयरी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ये साहिवाल भाई साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान के एक साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब के, वहाँ से आए हैं, ठीक है। साहिवाल में एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में साहिवाल, वहाँ से हम काउ को लाए और इसके मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमने इसको डोमेस्टिकेट किया, इसको पाला, ठीक है। साहिवाल इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द काउ ब्रीड ऑफ पंजाब। अब ऐसा किया क्यों गया, हमने इस काउ को पाला क्यों, क्योंकि क्या करा, बाकी जो सरकार थी उसने एक मिशन चलाया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें क्या होता है, काउ हम जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो एंडेंजर्ड मतलब क्या, जो खतरे में हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं, उन ब्रीड्स को बढ़ाते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो, उनका यूज़ करते हैं। तो सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इस ब्रीड को बचाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि यू डोमेस्टिकेट दिस टाइप ऑफ काउ। अब साथ में फ़ायदा भी है क्योंकि ये प्रोडक्शन भी हमको ज़्यादा प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है उसका चला था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें कि डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़, क्वालिटीज़ या डिफरेंट कॉन्सेप्ट या स्टेप्स दिए गए थे ताकि लोग इस काव को डोमेस्टिकेट करें, वो ज़्यादा मोटिवेट हों कि ये काव अच्छी है, हम इसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा भाई जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मिशन लिया, सक्षम किसान समृद्ध भारत, ठीक है, एक मिशन बनाया। मिशन का मतलब हम ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों को मोटिवेट करते हैं या अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको वेल करने की ट्राई करते हैं। जैसे सक्षम किसान समृद्ध भारत नाम का उन्होंने एक मिशन बनाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं यानी मिल्क है उसको बढ़ाने की बात की गई। उन्होंने कहा मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, और जब मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम वहाँ पर काउस का भी डोमेस्टिकेशन करेंगे और उन काउस की भी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अब हुआ क्या, इन काउज़ में वो सारी चीज़ें वैराइटीज़ आई कहाँ से, यानी कि हमारे इससे हम समझते क्या है, ये सारी कहानी है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ काउ, कि अच्छी गाय को पालना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो काम आज कर रहे हैं, नई ब्रीड, अच्छी ब्रीड, वो काम हमारे एंसेस्टर्स बहुत पहले सोच चुके हैं। जो हम अब सोच रहे हैं वो हमारे एंसेस्टर्स काफ़ी पहले सोच चुके हैं। हर लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, क्या कहता है, वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर एंड वेरिएशन। वो भी जानते थे कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन
ज़रूरी है। तभी तो उन्होंने कहा साहिवाल लाओ, उसको ब्रीड कराओ, उसको क्रॉस कराओ किसी ऐसे एनिमल से, ऐसे काउ से जो अच्छी मिल्क की प्रोडक्शन करती हो। वो वेरिएशन, वो इनहेरिटेंस को जानते थे कि करेक्टर साहिवाल वाला दूसरे ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, हमको साहिवाल गाय ही, काउ ही क्यों मिल्क ज़्यादा प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, यानी उन्होंने एक लिटिल आइडिया था वहाँ के साइंटिस्ट को कि करेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने एक चीज़ पढ़ी, हम जो चैप्टर है हमारा क्या है, व्हाट इज़ हेरिडिटी, यानी इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर हम जानते हैं, हमारे एंसेस्टर भी जानते थे, और यहाँ से हेरिडिटी की एक डेफिनेशन आई, क्या आई, द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि किसी भी ट्रांसफर करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना ही हेरिडिटी है। ठीक है, किसी भी करेक्टर का, जैसे कोई करेक्टर्स मेरे अंदर है, वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन को जाता है, मतलब वो हेरिडिटी है, वो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है। सच ट्रांसमिशेबल करेक्टर्स आर नोन एज हेरिटेबल करेक्टर, और वो सारे करेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको मैंने बोला हेरिडिटेबल करेक्टर। ठीक है, यानी वो हेरिडिटरी करेक्टर्स हैं, हेरिडिटेबल हैं, जाने लायक हैं। सारे करेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते, कुछ करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेरिडिटी का। दूसरा मैंने एक टर्म बहुत लेता हूँ, नाम ले रहा हूँ लास्ट लेक्चर से, वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन, है ना, कह रहा हूँ ना कि सिमिलरिटीज़ वेरिएशन, सिमिलरिटीज़ वेरिएशन। तो व्हाट इज़ वेरिएशन, किस चीज़ को मैं वेरिएशन बोल रहा हूँ, किस चीज़ को बोल रहा हूँ, टू इंडिविजुअल एग्जिबिट एग्जैक्ट सिमिलर करेक्टर्स। हम जानते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल सेम करेक्टर्स नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें होता है, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, भले ही बिहेवियर में डिफरेंस हो उनका, या भले ही उनका जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर भले ही सेम हो, लेकिन बिहेवियर तो अलग होगा। मतलब दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसके अलावा डिफरेंस आर फाउंड इवन चिल्ड्रंस ऑफ द सेम पेरेंट्स। देखा ना, सेम पेरेंट्स के बच्चे भी डिफरेंट होते हैं। अगर भाई भाई दो हैं, भाई बहन हैं, उनके पेरेंट्स सेम हैं, दोनों में जीन सेम जा रहे हैं, डीएनए सेम जा रहा है, फिर भी उनमें वेरिएशंस मिलते हैं, मतलब उनमें सेम चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा अब इन्हीं चीज़ों को जो सेम नहीं है, मैंने बोला वेरिएशन, जो डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स हैं उन्हीं को तो मैंने बोला वेरिएशन। क्या कहा मैंने, वेरिएशन, यानी कि अब ये वेरिएशन हेरिटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भाई जो चेंजेस मुझसे मेरे बच्चों में गए हैं, क्या वो उनसे उनके बच्चों में जाएंगे सेम चेंजेस? नहीं, जा भी सकते हैं। क्रिश मूवी देखिए, क्रिश मूवी में रोहित भी सेम, क्रिश भी सेम, उसका बच्चा भी सेम हो जाएगा, कोई चेंजेस है ही नहीं, वेरिएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मूवी बना दी। वो एक सोच है, लेकिन अब आपके दादाजी सेम, पापा सेम, आप सेम नहीं, वेरिएशन। ठीक है, इसी को मैंने बोला वेरिएशन, यानी वेरिएशन आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये वेरिएशन जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, उन ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। हमने देखा ना कि रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप का था, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। अब प्लांट में हमको इतने वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। भाई मैंने एक गुलाब लिया, उसको काट के और लगा दिया, वेरिएशन है नहीं उसमें, सेम फ्लावर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअली डेवलप हुआ है। मैंने अमीबा देखा, अमीबा ने खुद की नंबर को बढ़ा दिया, बीच में बाइनरी फिजन हो गया, दो अमीबा बन गए, दोनों की शक्लें सेम, दोनों बिल्कुल एक जैसे। रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में वेरिएशन कम से कम मिलते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि गैमेट्स बनेंगे, दो टाइप के सेल बनेंगे, वो फ्यूज़ होंगे। जब दो कलर को मिलाओगे तो तीसरा कलर तो बनेगा। मैंने रेड और येलो मिलाया, ऑरेंज तो बनेगा। ठीक है, वो रेड और येलो तो नहीं बनेगा। सेम यहाँ पर मैंने मेल गैमीट, फीमेल गैमीट लिया, मेल के क्रोमोसोम अलग, फीमेल के क्रोमोसोम अलग, दोनों को मिक्स कर दिया तो नहीं तो बनेंगे। तो वही तो वेरिएशन है, कुछ मिलके नया बनना, वेरिएशन, और वही रिप्रोडक्शन है। यानी कि जो जेनेटिक्स है इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हम जेनेटिक्स को बोलते क्या है क्या जेनेटिक्स स्टडी है किसकी, हेरिडिटी की और वेरिएशन की, कि क्या चीज़ जा रही है वो जेनेटिक्स है और क्या नहीं जा रही है वो जेनेटिक्स है। भाई वेरिएशन क्यों है, क्योंकि कुछ नहीं गया, कुछ मिक्स होकर गया, वेरिएशन है। ठीक है, तो अब और सोचो, क्या साहिवाल काऊ से पहले किसी ने जेनेटिक्स को बताया नहीं होगा, किसी ने सोचा ही नहीं होगा वेरिएशन जेनेटिक्स
कुछ होता होगा, हेरिडिटी कुछ होती होगी, बिल्कुल सोचा होगा। ये बात बहुत पुराने समय से चल रही है कि जेनेटिक्स वेरिएशन, कब से? 500 BC, 500 BC से ये कहानी चल रही है कि जेनेटिक्स है, वेरिएशन है, हेरिडिटी है, लेकिन उसको समझाने में लोग कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे हैं। चीज़ों को बताऊं कैसे? जैसे अगर मैं करूं कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या इसको बताने की कोशिश नहीं करी होगी? बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसको बताने का ट्राई किया, जैसे हमारे पाइथागोरस, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट हैं हमारे, पाइथागोरस हैं, सोमैडम हैं, मैप्रिकस हैं, KF वॉल्फ हैं, डार्विन हैं, इसके अलावा ल्यूवेनहॉक हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि मैं कोशिश करूं, बताऊं कि आखिर कोई भी लिविंग्स बने कैसे होंगे, नए कैरेक्टर्स, पुराने कैरेक्टर्स आखिर आए कैसे होंगे। इसके लिए उन्होंने, या जीवन को बनाने के लिए उन्होंने कुछ थ्योरी दी। भाई हम चैप्टर हमारा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन है, तो हमने कहा साथ में एवोल्यूशन जेनेटिक्स में बहुत मेन रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ चलता है। एवोल्यूशन के साथ ही जेनेटिक्स चलती है और जेनेटिक्स के साथ ही एवोल्यूशन चलता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पेनियंस हैं। तो लिविंग्स को बताने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी। उन्होंने सोचा कि किस तरह से लिविंग्स बने होंगे। जैसे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थ्योरी लेकर, वो आए हमारे वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी लेकर, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट आए वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी लेकर, जिनका कि नाम था पाइथागोरस, लगभग 500 BC के आसपास। उन्होंने सोचा होगा, या उन्होंने कहा, सबसे पहले की बात है, पहली बार इंसान सोचेगा, तो उसने सोचा कि भाई कुछ एनिमल बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स कुछ वेपर प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेपर एक नए इंडिविजुअल को जन्म देती है। नया इंडिविजुअल आखिर बन कैसे गया? भाई वुमेन के टमी में एक नया इंडिविजुअल बन कैसे गया? पहला आदमी सोच रहा है। उन्होंने कहा कोई वेपर होता होगा, उस वेपर से नया इंडिविजुअल बनता होगा। सोचा भाई, पहली बार सोचा है। फिर नेक्स्ट आए हिप्पोक्रेटस। उन्होंने कहा नहीं, वो लगभग 400 BC, उससे उनके 100 साल बाद आए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है वो बॉडी के हर पार्ट से निकलता होगा, कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल बॉडी के हर पार्ट से निकलता होगा इंडिविजुअल के, इसीलिए ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स मैच करते हैं। जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि भाई अगर कोई वेपर है जो स्पेशल है, वो बन रही है, तो वो तो स्पेशल कैरेक्टर बनाएगी, लेकिन हर पार्ट्स कुछ बनाता होगा, बॉडी का हर पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करता होगा, इसीलिए सारे पार्ट सेम होते हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं। इंसान से इंसान ही बनना है उन्हें, क्यों? क्योंकि सारे पार्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे पार्ट कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कहानी आगे बढ़ी, लगभग एरिस्टोटल आए 50 साल बाद, 150 साल बाद, 150 ईयर्स बाद एरिस्टोटल आए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा ये सारा इफेक्ट जो है वो ब्लड का है, यानी हमारे पास जो सीमन है वो प्योरीफाइड ब्लड है। ब्लड होता है रेड कलर का, सीमन है वाइट कलर का। उन्होंने कहा ये प्योर ब्लड है, क्योंकि प्योर चीज तो वाइट होती हैं। उन्होंने कहा प्योर ब्लड है जो कि मदर को नॉरिश करने में हेल्प करता है कि वो एक नई लाइफ को बना पाए। नई लाइफ को नॉरिश करना है, खाना चाहिए, कहाँ से मिलेगा उन्हें? वो मिलेगा सीमन से, प्योर ब्लड से। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया। कुछ फिर लगभग 1800 सालों के बाद और आए लियोनार्डो दा विंसी साइंटिस्ट। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की कि अच्छी, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनना है अभी, पहले में वेपर, दूसरे में कुछ, तीसरे में कुछ। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। जो मदर और फादर हैं, यानी जो पर्सन हैं, दोनों के दोनों वो कंट्रीब्यूट करते होंगे, यानी फीमेल जो मेल और फीमेल पेरेंट हैं वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं एक नई ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, तभी कैरेक्टर देखा है दोनों के आते हैं। अब तक तो बात चल रही थी खाली उनकी सीमन की, वेपर की। उन्होंने कहा कैरेक्टर दोनों के क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि दोनों ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी। कहानी आगे बढ़ी, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे अब। फिर आगे विलियम हार्वे आए 1578 टू 1657, मेंडल से बहुत पहले। उन्होंने कहा जो सारे एनिमल्स हैं वो एग से बनते हैं और सीमन है वो केवल वाइटलाइजिंग रोल प्ले करता है, मतलब केवल हेल्प का काम करता है, कुछ खास नहीं। बाकी जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल है या नया जो ऑफ स्प्रिंग है वो बनता किससे है? एग से, क्योंकि फीमेल की बॉडी में वो पनप रहा है, तो फीमेल मेन है। अगले फिर मैंने कहा ठीक है तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। नेक्स्ट आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जब इन्होंने सारे सेल्स देखे सिंगल, उन्होंने सारे सेल्स देखे, मैमल का स्पर्म देखा, उन्होंने फ्रॉग का स्पर्म देखा, उन्होंने डॉग का स्पर्म देखा, अदर मैमल्स के स्पर्म देखे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनिमल्क्यूल्स है। उन्होंने उस सेल को एक नाम दिया एनिमल्क्यूल्स और उन्होंने कहा कि ये एग से एसोसिएट करता है, तब जाकर कहीं नई इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। अभी तक हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, अभी मेंडल पर तो पहुंचे ही नहीं है। तो मेंडल ने कहा, मेंडल तो बहुत आगे रह गए, वो तो 1800 में आए थे, अभी 1723 पे पहुँचे हम। वॉन लीवेनहॉक इन्होंने बता दिया। अब क्या हुआ भाई, जब इन सब ने बताया तो इस लिटिल मैन को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो एनिमल्क्यूल्स था बाद में बोला होमोक्यूल्स है, ये बोला ये एनिमल्क्यूल्स नहीं है, ये जानवर थोड़ी है, ये तो होमोक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि इस एनिमल्क्यूल्स में, इस चीज़ में एक स्पेशल हमको बैठा हुआ ह्यूमन दिखाई दे रहा है कि देखो ह्यूमन ऐसे बैठा हुआ लेटा हुआ, उनकी यही धीरे धीरे ग्रो करता है और पूरा हो जाता है। यही ह्यूमन, जो ह्यूमन क्यूल्स है, कहते जो ह्यूमन क्यूल्स है वो ग्रो करता है और धीरे धीरे एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देता है। थ्योरी बनने लगी। अब इन सब कहानियों के बाद क्या हुआ, सारे साइंटिस्ट में झगड़ा हो गया कि मैं सही, कि मैं सही, कि मैं सही। दोनों अपने आप को सही मान रहे थे, कोई अपने आप को सही कह रहा था, कोई अपने आप को सही कह रहा था, सब अपने आप को सही बोल रहे थे। तो इन सारी लड़ाई में जो साइंटिस्ट थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप बनाया हमारा स्पर्मिस्ट का, दूसरा ग्रुप बना हमारा ओविस्ट का। ठीक है, दो ग्रुप बने, एक स्पर्मिस्ट एनिमल्क्यूलिस्ट और दूसरा ओविस्ट का। यानी कि कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो एग से फॉर्मेशन मानते थे, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो स्पर्म से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन मानते थे। दो ग्रुप में ही डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ओविस्ट और स्पर्मेटिड्स है, एनिमल्क्यूलिस्ट वाले हमारे। ठीक है, यानी ठीक है, इसको पढ़िए भाई। कुछ ने होमनक्यूल्स को माना, कुछ ने ओवम को माना कि भाई ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, दो थ्योरी प्रपोज्ड हो गई। फिर एक नया भूचाल आया, एक नए साइंटिस्ट आए। कौन? के.एफ. वॉल्फ, जिन्होंने सबकी थ्योरी को मात दे दी। सारी जो थ्योरी बनी सबको मात दे दी। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट में हमेशा क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस? के.एफ. वॉल्फ। ठीक, अच्छा इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे फेल हो गए? क्या कहा इन्होंने? कहा कि फाइनली जो एग्स हैं और स्पर्म हैं, जो ह्यूमनक्यूल्स हैं, वो ह्यूमनक्यूल्स नहीं हैं, वो गैमीट्स। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया गैमीट्स। उन्होंने कहा ह्यूमनक्यूल्स, एनिमल्क्यूल्स, एग्स, स्पर्म कुछ नहीं है, ये गैमीट्स हैं। ठीक है, ये गैमीट्स हैं और ये गैमीट्स ही फर्टिलाइज करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब आया असली कॉन्सेप्ट पर, इसीलिए इनका नाम मौन है कि जो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है वो हमको ले जाती है कि वास्तव में आखिर ह्यूमंस की फॉर्मेशन हुई कैसे है। जेनेटिक्स या जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले थे हमारे के.एफ. वॉल्फ 1738 टू 1794, मेंडल से 100 साल पहले। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर एक पार्टिकुलेट थ्योरी बनकर आ गई। फिर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट की म्यू पारेटिस की, उन्होंने प्रपोज किया कि बॉडी में क्या होता है
कुछ माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और वो माइन्यूट पार्टिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि कौन, गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्यूज करके एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं मिलकर टुगेदर। ठीक है, यहाँ से नए एक इंडिविजुअल की कॉन्सेप्ट आई और ये जो कॉन्सेप्ट है वो था हमारा बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस बाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स। पहली बार किसी ने सही बात कही थी कि कैरेक्टर इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब वो ट्रांसफर हो सकते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर की बात होगी। ठीक है, यानी कि अब तक एक थ्योरी बनकर आ रही है, मेंडल की तो बात ही नहीं हुई। मेंडल से पहले जिन लोगों ने कोशिश की कि आखिर जेनेटिक्स है क्या, उसको समझने के लिए इतने सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी बातें कह गए, तब कहीं जाकर मेंडल ने अपनी बात कही, जिसकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर मेंडल ने कहा क्या। अब मेंडल ने कहा जो समझा, जो उसको समझने के लिए हमको बोर्ड चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको मेंडल्स के लॉ समझने हैं, जिन्होंने अपने जो भी लॉ दिए थे अपने 3, उनको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हिस्ट्री से जो भी मेन क्वेश्चन है, जैसे थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस कि किस साइंटिस्ट ने किस कहा, स्पर्मेटिड्स में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं, ओविस्ट में कौन से साइंटिस्ट आते हैं, इन सब चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर, जो मैंने चार्ट दिखाए पीछे, उनसे आप उनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नोट्स में मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और मेनली जो एमसीक्यूज़ है वो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि हमारा एग्जाम पूरा एमसीक्यूज़ हो रहा है। और हम जो चल रहे हैं हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री क्यों चला रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ हिस्ट्री से भी बनते हैं। भाई जब तक हम चीज़ों को पीछे से जानेंगे ही नहीं, हम आगे कैसे पढ़ेंगे। भाई मेंडल कहाँ से आ गया एकदम से, कोई एकदम थोड़ी टपक जाता है, वो स्टेप वाइज आता है। तो वही स्टेप हम लेकर चल रहे हैं कि स्टार्टिंग से आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि हम जेनेटिक्स में इस लेवल तक पहुंच गए हैं। तो इस लेवल तक 2021 तक पहुंचे हैं ना, तो धीरे धीरे आए होंगे ना, तो उसको धीरे धीरे कोई समझ रहा पीछे से आखिर हुआ क्या था पृथ्वी की। जैसे हमको पृथ्वी पढ़ना हो तो पहले सोचना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी बनी कैसे, तभी तो समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।